Hello everybody, welcome to my channel. My name is Muskan and I have cleared UGC and NET GRF in June 2024. I have also qualified GATE in psychology. Let's solve the 11th question. Try to solve it. Question है, error can creep into interview due to following factors. ठीक है, एरर की बात हो रही है, वो भी कौन से मेथड में, इंटरव्यू डाटा, मतलब इंटरव्यू मेथड हमने लिया हुआ है कि एरर्स कैसे आ सकते हैं इंटरव्यू के थ्रू अगर आप अपना डाटा कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का यूज़ करना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखो ए स्टेटमेंट बोल रही है फेलियर टू रिकॉर्ड आंसर्स एक्यूरेटली, मतलब अगर आप इंटरव्यू में जो आप जिसका इंटरव्यू ले रहे हो, अगर वो आंसर्स दे रहा है, आप उसके आंसर्स को सही से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो क्या एरर आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है ना। ठीक है, दूसरा है इन्फ्लुएंसिंग द रिस्पॉन्स ऑफ द रिस्पोंडेंट्स। ठीक है, चलो हम पहले सारी पढ़ते फिर मैं आपको बताती हूँ। सी है इंटरव्यूज आर इंटेलिजेंट। डी है इंटरव्यूअर इज एबल टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन वेल। ई है फेलियर टू एस्टैब्लिश अप्रोप्रिएट इंटरव्यू इन्वायरमेंट। अब मुझे ये बताओ, ये सी और डी देखो एक बार। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका इंटरव्यू ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो एरर आ सकता है। मतलब कितनी नॉनसेंस बात है ये कि अगर एक इंटरव्यू इंटेलिजेंट है तो उसकी वजह से एरर आ सकता है। ठीक है, और डी है इंटरव्यूअर इज़ एबल टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन वेल, कि अगर जो आपका इंटरव्यूअर है वो क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है तो एरर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। ये दोनों की दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। अब सी और डी जहाँ पर भी आपको दिख रहा है ना, पहले उसको एलिमिनेट कर दो। सी गया, सी गया और डी गया, और यही बचते हैं ए बी ई। ठीक है, देखो अगर आप पहली स्टेटमेंट देखते हैं ए, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आप आंसर्स को सही से रिकॉर्ड नहीं करोगे तो एरर आएगा ही। ठीक है, दूसरा बी बोल रहा है इन्फ्लुएंसिंग द रिस्पॉन्स ऑफ द रेस्पोंडेंट्स, मतलब अगर आपका जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हो अगर वो रिस्पॉन्स कर रहा है तो आप उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, मतलब या तो बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे लेके जा रहे हो। ठीक है, मतलब उसको थोड़ा कंफ्यूज करने की अगर कोशिश कर रहे हो तो उसके थ्रू एरर आ सकता है ना। कि एक तो बंदा पहले ही इंटरव्यू में मतलब थोड़ा सा सस्पिशियस होगा, थोड़ा डर लगता ही है। ठीक है, अगर आप उसको और इन्फ्लुएंस करोगे तो एरर अपने आप ही आ जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस डाउन भी हो सकती है और मे बी बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो एरर आ सकता है। और ई स्टेटमेंट देखिए फेलियर टू एस्टैब्लिश अप्रोप्रिएट इंटरव्यू इन्वायरमेंट, अगर जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे हो वहाँ पे अगर नॉइसेस हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे एरर आ सकता है क्योंकि वॉइस की वजह से उसका जो रिस्पॉन्स का पैटर्न है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से भी एरर आ सकता है, तो ए बी हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व द 12th क्वेश्चन। यहाँ पे एक साइड में सारी रिसर्च फॉर्म्स दी हुई है, दूसरा उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से मैंने जैसे आपको ट्रायंगुलेशन नहीं करवाया तो मैं ट्रायंगुलेशन यहाँ पे समझा देती हूँ, फिर सॉल्व करने की ट्राई करना। ठीक है, देखो ये जो ट्रायंगुलेशन होता है, जैसे हमने क्वालिटेटिव रिसर्च के मेथड्स पढ़े थे, हमने केस स्टडी पढ़ी थी, हमने इंटरव्यू पढ़ा था, हमने एथनोग्राफी पढ़ी थी, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, अगर मैं इनमें से दो या तीन, मतलब एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा अगर मेथड्स का यूज़ करके अपना डाटा कलेक्ट करूँ फॉर एनी स्टडी, ठीक है, मेरी एक रिसर्च है उसमें मैं क्वालिटेटिव रिसर्च के 4-5 मेथड यूज़ करके अपना डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, तो उसको बोलते हैं ट्रायंगुलेशन। ठीक है, अपने नोट्स में लिख लेना अपने वर्ड्स में कि मिक्सचर ऑफ मैनी मेथड्स। ठीक है, वो क्वालिटेटिव रिसर्च में हो, क्वांटिटेटिव रिसर्च में हो, किसी में भी हो सकता है, तो उसका मतलब होता है ट्रायंगुलेशन। अब सोल्व करो। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च, और ये आपने पढ़ लिए होंगे, 5 रोड प्रॉब्लम, कन्वर्जेंस ऑफ फाइंडिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और ये इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अभी यहाँ देखो, यहाँ क्वांटिटेटिव रिसर्च लिखा हुआ है। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च का तो देखो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल, मान लो। ठीक है, अगर आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च देखा और इनमें से देखो कौन सा सही लग रहा है आपको, इसके साथ जो जा सकता है क्वांटिटेटिव रिसर्च के साथ, ये नहीं लग रहा आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस? क्वांटिटेटिव रिसर्च में ही तो हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च में नहीं होता। जो आपके ये टी टेस्ट है जो आगे हम पढ़ेंगे, ये आपके क्वालिटेटिव रिसर्च में नहीं लगते, ये कहाँ लगते हैं? क्वांटिटेटिव रिसर्च में। ठीक है, वहीं पर डाटा का एनालिसिस होता तो क्वालिटेटिव रिसर्च में भी, बट जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में ही होता है, क्योंकि वहीं पर नंबर्स होते हैं और नंबर पे ही स्टैटिस्टिक्स लगेंगे ना, और वर्बल फॉर्म पे थोड़ी हम टी टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, तो बी का हो गया थर्ड। अभी देखो बी का थर्ड ऑप्शंस में कहाँ बन रहा है, सिर्फ एक ही है, विच इज़ दिस।
ठीक है, अगर एक भी पता होता तो क्वेश्चन बन जाता, बट हम बाकी सारे भी देखेंगे। यहाँ पे देखिए ट्रायंगुलेशन मैंने बताया आपको, ठीक है। ट्रायंगुलेशन क्या बताया था मैंने कि मिक्सचर ऑफ बहुत सारे मेथड्स हमने ले लिए और उसके साथ उन सबकी कॉम्बिनेशन से हमने अपना डाटा कलेक्ट किया, तो ये रखा। कन्वर्जेंस ऑफ फाइंडिंग्स बेस्ड मल्टीपल मेथड्स, आपने बहुत सारे मल्टीपल मेथड्स यूज़ करे किसके लिए, अपने डाटा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो सी का हो जाता है सेकेंड। अब ये सी का सेकेंड हो गया। अब देखिए मेटा एनालिसिस, मेटा एनालिसिस हमारा बनता है डी। डी का मतलब ये फाइल ड्रॉअर प्रॉब्लम। अब आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। फाइल ड्रॉअर प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी हम रिसर्च करते हैं, ठीक है, एक टेंडेंसी होती है, एक बायसनेस होती है कि हम ना हमेशा जो हमारे रिजल्ट की पॉजिटिव साइड होती है, जिसने पॉजिटिव कुछ फाइंडिंग्स की हैं, हम वो दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब हम मान लो कि मैंने कोई हाइपोथेसिस बनाई, ठीक है, तो मैं हमेशा ट्राई करूँगी कि मेरी हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाए, वो रिजेक्ट ना हो। हम ऐसा ट्राई करते हैं, ठीक है। और हमारे रिसर्च से कुछ हमें कुछ बहुत अच्छी फाइंडिंग्स भी मिलती हैं, कुछ गलत फाइंडिंग्स भी मिलती हैं। हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हम जो वो पॉजिटिव जो सही हमें फाइंडिंग्स मिली हम वो दिखाएं लोगों को, वो पब्लिश करें हम, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम होती है और वो कहाँ दिखती है हमें, मेटा एनालिसिस में, ठीक है। इसके साथ ही कनेक्ट मेटा एनालिसिस क्या होता है बेसिकली, जब आप डाटा को बार बार एनालाइज करते हो, ठीक है। मेटा का मतलब आपने सुना होगा बियॉन्ड एनालिसिस, मेटा थिंकिंग होती है, जैसे मेटा मेमोरी होती है, जब हम मेमोरी के बारे में और सोचते हैं, तो डाटा को भी जब हम और चेक करते हैं और एनालिसिस करते हैं, वो आपका मेटा एनालिसिस होता है। अब देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च हमें पता है इसमें जो हमारा डाटा क्या होता है, हमारा टेक्स्ट होता है, इमेजेस होती है, हम वहाँ से सिर्फ इंटरप्रिटेशन ही तो कर रहे होते हैं ना, ठीक है। वहाँ पे कुछ हम टेक्निक्स नहीं लगा सकते कि हमने अपना टी टेस्ट लगा लिया, काई स्क्वायर लगा लिया, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे नहीं लगा सकते। तो वो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन वाला हम क्वालिटेटिव रिसर्च में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये बिल्कुल एक्यूरेट मैच नहीं हो रहे थे, बट हमें अप्रोप्रिएट आंसर्स जो है वो निकालने होते हैं, ठीक है। तो आपका बी जो है आपका जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। अभी हम करते हैं 13th क्वेश्चन। Relics such as fingerprints are considered credible by which of the following research methodology? कॉमन सेंस का यूज होगा, ध्यान से पढ़ो। रेलिक्स, ठीक है, फिंगरप्रिंट्स, क्रेडिबल फॉर फॉलोइंग रिसर्च, मतलब जहाँ पे हमें रेलिक्स मिलते हैं, फिंगरप्रिंट्स अगर हमें किसी मिलते हैं, तो वो कौन से रिसर्च के लिए ज़्यादा क्रेडिबल होंगे, ये हमें बताना है। देखो एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हमें पता है कि वहाँ पे आपका IVDV होता है, ठीक है। वहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम बनाते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटेटिव का ही पार्ट हो जाता है। डिस्क्रिप्टिव मैंने बताया था जहाँ पे हम अपने वेरिएबल्स को जो है वो डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब आप देखो हिस्टोरिकल, यहाँ पे अप्रोप्रिएट लग रहा है। और हिस्टोरिकल में हम क्या करते हैं, जैसे हिस्ट्री वाले बच्चे होते हैं, जो आर्कियोलॉजी वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें मतलब जो आपके पुरानी जो चीज़ें होती हैं उनके फिंगरप्रिंट्स देखते हैं, जो भी मतलब पुरानी चीज़ें होती हैं उनकी स्टडी वही होती है ना। तो ये इनके साथ ज़्यादा रिलेट हो रहा है एज़ कम्पेयर टू ये अदर जो दे रखे एक्सपेरिमेंटल हो या फिर डिस्क्रिप्टिव हो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिस्टोरिकल। कुछ इसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ कॉमन सेंस ही यूज़ हो रही है। और एक होता है ना कि बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें यहाँ पे देखना होता है, ठीक है। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 14th। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी। देखो मैंने सिर्फ बेसिक पढ़ाया क्वांटिटेटिव का और क्वालिटेटिव का, आप इतने सारे क्वेश्चंस करोगे ना आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अगर चाहे कैसा भी क्वेश्चन दे दे हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला गया कि कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी कौन कौन सी है, ठीक है। पहले तो अच्छे से क्लियर करें ना, क्वांटिटेटिव की बात हो रही है, ठीक है। और सबसे पहले हमने देखा 1-to-1 इंटरव्यू, मैंने बताया है कि इंटरव्यू किसका पार्ट है, क्वालिटेटिव रिसर्च का, तो इसको बिल्कुल ही कट कर दो, ठीक है। ए जहाँ पे उसको कट कर दो यहाँ पे। उसके बाद सर्वे रिसर्च, फोकस ग्रुप भी मैंने बताया आपको कि वो भी किसका पार्ट है, आपके क्वालिटेटिव रिसर्च का, तो जहाँ पे सी है वो भी कट कर दो, ठीक है। और हमारा रह गया बी, वेट, बी डी ई, मिनट, यहाँ देखो
तो देखो हमने 1 to 1 इंटरव्यू निकाल दिया, ठीक है। ये नहीं हो सकता, फोकस ग्रुप भी हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च का है। अब हमारे पास ये 3 रह गए, ठीक है। अब देखो कोरिलेशन रिसर्च मैंने बताया था, क्वांटिटेटिव रिसर्च के 3 मैंने टाइप बताए थे। एक तो डिस्क्रिप्टिव बताया था, एक मैंने ट्रू एक्सपेरिमेंटल बताया था, और एक मैंने कोरिलेशन बताया था, ठीक है। कोरिलेशन और डिस्क्रिप्टिव तो ये रहे, तो ये तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के पार्ट्स हैं। तो कौन सा हो गया, डी और ई तो पक्का ही पक्का होंगे, ये रहे। और जो सर्वे रिसर्च होती है वो भी क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट होती है, अपने नोट्स में लिख लेना, ये क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं होती कि आप जगह जगह जाते हो सर्वे लेते हो, ठीक है। मान लो आपने देखा होगा, अगर आप किसी प्लेस पे जाते हो या फिर आप कोई ऐप यूज़ करते हो, आपसे पूछा जाता है कि आपको वो कैसी लगी, अपनी रेटिंग्स दीजिए, ठीक है। जो वहाँ पे डाटा कलेक्शन होता है ना, वो नंबर्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो वो आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च का ही पार्ट होता है। तो हमारा आंसर हो गया BDE, विच इज सर्वे रिसर्च, कोरिलेशन रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है। 15th क्वेश्चन देखिए और सॉल्व कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांटेजेस ऑफ कंटेंट एनालिसिस आपको बतानी है, और मैंने जो कंटेंट एनालिसिस है वो नहीं करवाया है, ठीक है। बट फिर भी आप ट्राई कीजिए, या आप रुको, मैं पहले कंटेंट एनालिसिस आपको थोड़ा सा बताती हूँ, फिर कोशिश करना। देखो कंटेंट एनालिसिस, ठीक है। अब पहले तो ये समझो कंटेंट क्या होता है, ठीक है। कंटेंट मान लो अपना डाटा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने किसी का इंटरव्यू लिया, मुझे डाटा मिला, मैंने केस स्टडी की तो मुझे डाटा मिला, ठीक है। अलग अलग मेथड से मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया, वो हो गया मेरा कंटेंट। अब मुझे इस कंटेंट का एनालिसिस करना है, ठीक है, समझ रहे हो। मान लो किसी ने आप एग्जांपल समझो कि मैंने आपको एक ऐसे दिया, मान लो आपको अपने ऊपर ही एक ऐसे लिखना है, ठीक है। आपने मेरे को एक अच्छा सा ऐसे, बहुत 10-20 लाइन का ऐसे एक ऐसे लिख के देखा, ठीक है। अब वो ऐसे मेरे लिए मान लो कंटेंट हो गया, ठीक है। और अब मुझे उसका एनालिसिस करना है। मान लो आप अपने बारे में कुछ थीम्स जो है वो बार बार बता रहे हो, ठीक है। जैसे कोई थीम बहुत ज़्यादा रिपीटेशन में आ रही है, जैसे कि आप अपने बारे में आप खुद को बता रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव हूँ, वो मेरे को मान लो हर बात में दिख रहा है, यहाँ पे दिखा, यहाँ पे दिखा, यहाँ पे दिखा, ठीक है। तो मुझे जो है वो एक थीम पता चल गई कि आप थोड़े से इमोशनल सेंसिटिव हो, ये मुझे एक थीम पता चली, ठीक है। तो कंटेंट एनालिसिस के थ्रू हम क्या करते हैं, हम थीम्स निकालते हैं अपने डाटा से। वो डाटा मान लो वो वर्ड्स हो गए, जैसा कि इस वाले एग्जांपल में था। हम इमेजेस के थ्रू भी, ठीक है, थीम्स निकाल सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा कंटेंट एनालिसिस, ठीक है। अभी मैं इसको ये आप कंटेंट पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। कंटेंट एनालिसिस क्या है, एक रिसर्च मेथड है यूज टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स इन रिकॉर्डेड कम्युनिकेशन, ठीक है। जब वो बातों के थ्रू हमें पता चल रहा है, या फिर जैसे मैंने बताया राइटिंग के थ्रू आपको पता चला, तो आपको कुछ जो है पैटर्न्स मिल रहे हैं, कुछ थीम्स मिल रही है, ठीक है, बार बार रिपीटेशन में दिख रही हैं वो, ठीक है। और आपका जो डाटा होगा ना, वो या तो टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, जैसे हमारा एग्जाम्पल में था, वो रिटर्न हो सकता है, ओरल आप बोल रहे हैं, कोई विजुअल आपको इमेजेस के थ्रू, ठीक है, वो चीज़ दिख रही है, उसमें से आप अपने पैटर्न्स निकाल रहे हो, ठीक है। अभी यहाँ पे दे रखा है कि डाटा कहाँ कहाँ से मिल सकता है, बुक से, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, स्पीच से, इंटरव्यू से, वेब कंटेंट से, फोटोग्राफ्स या फिल्म से, ठीक है। आपको जो है डाटा मिल रहा है, वहाँ से आप थीम्स निकालोगे, ठीक है। अब आप सिंपल देखो, कोई मूवी है, कोई मूवी किसी पर्टिकुलर मतलब कोई भी मूवी देख लो आप, उस मूवी की कोई ना कोई थीम ज़रूर होगी जिस पे वो पूरी मूवी बनी होगी, ठीक है। तो वही है ये, मान लो, ठीक है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, वो है ये वाली चीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो कंटेंट एनालिसिस होता है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी होता है और क्वालिटेटिव रिसर्च में भी होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में तो जो है ये होता ही नहीं है कि इमेजेस नहीं होती, वर्बल फॉर्म नहीं होती, तो कैसे, ठीक है। मान लो आपने मेरे को कोई ऐसे दिया, वहाँ पे आप एक चीज़ कितनी बार यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अगर इमोशनल सेंसिटिव की मैं अगर बात करूँ, आप उसे डिफरेंट वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है। बट कितनी बार वो चीज़ रिपीट हो रही है, वो तो मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के थ्रू ही पता करूँगी। मान लो आपने एक ही ऐसे में एक थीम जो है 10-12 बार, ठीक है, लिख रखी है, तो वहाँ पे मैं जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च के टूल्स का यूज़ करूँगी, ठीक है, समझ रहे हो।
कि मान लो क्या पता मैं उस पर टी टेस्ट लगा लूँ या फिर कुछ और जो भी मेरे को सही लगेगा उस टाइम पे। तो हाँ, कंटेंट एनालिसिस जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी हो सकता है और क्वालिटेटिव रिसर्च में तो हमने देख लिया है, ठीक है। क्योंकि अब मुझे कोई थीम बार बार दिख रही है तो मैं वहाँ से अपनी इंटरप्रिटेशन निकाल सकती हूँ और अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। ये बाकी सब कुछ वही है जो मैंने बताया हुआ है, कि अपने नोट्स में ऐड कर लेना। कंटेंट एनालिसिस पे 1-2 क्वेश्चन और मैं लेके आई हूँ, आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इससे रिलेटेड। अभी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए कंटेंट एनालिसिस वाला, जितना भी आपको समझ में आया उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है एडवांटेजेस ऑफ कंटेंट एनालिसिस, ठीक है। थोड़ा सा ये दिमाग में रखना कि एडवांटेज पूछ रहा है ये। सबसे पहले ये एक ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड है, ठीक है। पहली चीज़ बोल रहा है, मतलब ये सही नहीं है, बस मैं बोलने के लिए बता रही हूँ। उसके बाद नॉन रिएक्टिव मेथड है, फ्लेक्सिबल मेथड है, मेथड डज नॉट नीड अ कोडिंग मैनुअल और फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ फ्रेमवर्क, ठीक है। ये चीज़ें इन्होंने बताई है। अब देखो, यहाँ आ जाओ पहले फ्लेक्सिबल मेथड पे, ठीक है। एक एक चीज़ समझते हैं। फ्लेक्सिबल कैसे हो गया, मैं यहाँ पे रिटर्न चीज़ भी ले सकती हूँ, ओरल चीज़ भी ले सकती हूँ, विजुअल चीज़ भी ले सकती हूँ, ठीक है। मैं इसको क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी कर रही हूँ, क्वालिटेटिव रिसर्च में भी कर रही हूँ, ठीक है। तो ये अपने आप फ्लेक्सिबल नहीं हो गया। तो सी तो मेरा करेक्ट है। अब जहाँ जहाँ पे सी है वो है, बाकी सब डिलीट कर दो, ठीक है। ये हमारे पास 3 ऑप्शंस बच गए हैं, ठीक है। अभी देखो, नॉन रिएक्टिव मेथड, ये समझते हैं, ठीक है। नॉन रिएक्टिव मेथड क्या होता है, पहले तो ये समझो। अब मान लो मैंने आपका एक ऐसे लिखने के लिए बोला, ठीक है, या मैंने आपका इंटरव्यू लिया, केस स्टडी की। अब आपने मेरे को अपना डाटा दे दिया, ठीक है। अब आपने जो मेरे को अपना डाटा दिया, अब मुझे उस पर काम करना है, ठीक है। मैं वहाँ से थीम्स निकालूंगी कि मुझे क्या क्या थीम्स मिल रहे हैं। आपका काम ख़त्म। मतलब आप मुझे थीम्स नहीं बताओगे, मतलब आपका उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब जो रिसर्चर है उसका काम है, इसलिए ये नॉन रिएक्टिव मेथड है। अगर मैं मान लो आपसे ही थीम्स निकाल रही होती, आपसे ही डायरेक्ट पूछ रही होती, तो वो एक रिएक्टिव मेथड हो जाता। पर हम खुद करते हैं, ये रिसर्चर बाद में करता है, डाटा एनालिसिस में करता है ये। तो ये नॉन रिएक्टिव मेथड है। ये इसकी एक एडवांटेज है, क्योंकि अगर मैं किसी इंसान से पूछूँ आप मुझे थीम बताइए, वो क्यों अपने बारे में एक्यूरेट थीम बताएगा। मान लो वो सोशल डिज़ायबिलिटी के लिए सिर्फ अच्छी अच्छी थीम्स अपने बारे में बताए, ठीक है। तो ये इसकी एक एडवांटेज है, ठीक है। तो अभी हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन होंगे, बी हो गया, सी हो गया। तो बी और सी जहाँ जहाँ है वो आपका हो जाता है सही, ठीक है। ये अब हमारे पास रह गया, बी और सी तो है, अब हमें देखना है ए और डी, ठीक है। देखो, ई तो हमें अब चेक ही नहीं करना, क्योंकि ऑप्शन में बच ही नहीं रहा। मेथड दैट इज़ फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ फ्रेमवर्क, ठीक है। फ्रेमवर्क क्यों नहीं होता है इसमें, मतलब हम बिल्कुल डीप में नहीं पढ़ेंगे कंटेंट एनालिसिस को, बट फ्रेमवर्क क्यों नहीं होगा आपको मैं आगे जाके ना इसकी एक पूरी बताऊंगी कि कैसे कंटेंट एनालिसिस एक्चुअली होता है, वो आगे बताऊंगी। उसमें एक फ्रेमवर्क होता है, मतलब कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें करने होते हैं किसी भी डाटा का कंटेंट एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। तो ये इसकी एडवांटेज नहीं है, क्योंकि फ्रेमवर्क होता है। तो ई तो वैसे भी कैंसिल हो गया। अभी हमें देखना है, देखो यहाँ पे ये सारा ही डिलीट हो गया। वेट, देखो हमारा नॉन रिएक्टिव मेथड हमें समझ में आ गया, फ्लेक्सिबल मेथड हमें समझ में आ गया। हमने निकाल लिया था कि जहाँ पर बी सी है वही हमारा आंसर होगा इनमें से, ठीक है। फिर मैंने ये बता दिया कि जो मेथड दैट इज़ फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ फ्रेमवर्क, ये मैंने बता दिया कि फ्रेमवर्क होता है, तो ये भी हमारे कैंसिल हो गए, ठीक है। ई समझ में आ गया हमें। अभी हमें देखना है, या तो हमारा ए करेक्ट है, ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड है, या फिर अ मेथड दैट डज नॉट नीड अ कोडिंग मैनुअल, ठीक है। अब हमें इनमें देखना है। मैं आपको बताती हूँ, जो कंटेंट एनालिसिस है ना, वो एक ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड है। क्यों है वो ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड, देखो कंटेंट जो आ गया हमारे पास, आ गया। अब उससे मुझे थीम्स निकालनी है कुछ स्टेप्स का यूज़ करके, ठीक है। वो उसमें मैं क्या अपनी बायसनेस ऐड कर सकती हूँ, मतलब वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा। कंटेंट जिस भी रिसर्चर के पास जाएगा वो अकॉर्डिंगली अपनी थीम्स निकाल सकता है, ठीक है। तो ये एक ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड है। इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप झूठ से कुछ भी लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है। और ये जो कोडिंग मैनुअल है ये गलत होती है, मैंने बताया ना इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, और आगे आप समझोगे इसके क्या क्या स्टेप्स है, इसमें कोडिंग वगैरह आप सब देखोगे आगे। फिलहाल के लिए इतना समझो। और जो मैंने ये बताया आपको, ये वाला पूरा जो पैरा है, ये प्लीज़ अपने नोट्स में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये वाला है ना,
ये आगे आएगा, मतलब इससे क्वेश्चन आएगा, तो इसको और अच्छे से समझ लेना। 16th और जो 19th है वो एक साथ करेंगे। अभी आप 17th क्वेश्चन करिए। द मेजर एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन सर्वे। ऑनलाइन सर्वे आई एम श्योर आपने कभी ना कभी तो किए ही होंगे। जैसे यूट्यूब वाले भी होते हैं, कई बार आपसे आपकी इनपुट पूछी जाती है, ठीक है, तो वही सर्वे है ये। तो इनकी, और वो ऑनलाइन सर्वे की बात हो रही है, तो देखो उस जनरल नॉलेज के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो पहली स्टेटमेंट बोल रही है, इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर द डाटा गैदरिंग प्रोसेस। डाटा गैदर करने के लिए आपके पास पूरा कंट्रोल कैसे हो सकता है? इट इज़ समथिंग डाउटफुल, ठीक है। उसके बाद है बी, द आइडेंटिफाई रिस्पोंडेंट ऑलवेज फिल द क्वेश्चनेयर। ऑलवेज, क्या आपके पास कभी कभी ऑनलाइन जो सर्वे आता है आप हमेशा उनको फिल करते हो? ठीक है, जो आप यूट्यूब वाला ही लगा लो, नहीं करते हैं, हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। ऑलवेज ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो बी वाला जहाँ पर भी है ना उसको तो बिल्कुल ही डिलीट कर दो। माय गॉड, सारे ही हो गए। सी यही आंसर है वैसे। देखो अभी हम सी और डी समझते हैं कि ये कैसे करेक्ट है। देखो ऑनलाइन सर्वे जो होता है वो आपका नॉर्मली इनएक्सपेंसिव ही होता है, ठीक है। क्या खर्चा लगना है आपको ऑनलाइन, ठीक है। आप या फिर गूगल फॉर्म के थ्रू या फिर किसी और तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। कोई पेन पेपर के लिए आपको अलग से खर्चा नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा स्पीडी कलेक्शन ऑफ डाटा तो है ही है। सर्वे फटाफट आप जैसे एक स्लाइड्स निकालते रहते हो, आपके पास आता रहता है अगला क्वेश्चन, तो स्पीडी कलेक्शन ऑफ डाटा तो है। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा, इट कैन बी कंडक्टेड फ्रॉम द रिसर्चर्स लोकेशन। वेरी ट्रू। अगर मान लो मेरे को रिसर्च करनी है और मैं सर्वे मेथड का यूज़ कर रही हूँ उसमें, तो मैं व्हाट्सएप के थ्रू किसी को भी मतलब अपना जो सर्वे का लिंक है वो भेज सकती हूँ कि प्लीज़ आप अपनी इनपुट दीजिए, और तो वो मैं अपने घर बैठे सर्वे कंप्लीट कर सकती हूँ, ठीक है। तो हाँ ये सही है। तो सी और डी ई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन सर्वे क्या होता है और उसकी एडवांटेजेस कैसी हैं, क्या क्या होती है। देखो एडवांटेजेस वो कुछ भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे रखी है, अगली बार ये स्टेटमेंट्स नहीं आएंगी, वहाँ पे आपको शायद ऐसे क्वेश्चंस ऑप्शंस के थ्रू ही सॉल्व करने पड़े, ठीक है, या फिर जनरल नॉलेज के साथ, ठीक है। अभी हम करते हैं, वेट, 18th क्वेश्चन देखिए। 18th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक साइड में आपके डाटा कलेक्शन के मेथड दे रखे हैं और दूसरी साइड उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं, ठीक है। देखो फोकस ग्रुप मैंने करवाया हुआ है, इंटरव्यू मैंने करवाया, यहाँ पे इंटेंसिव दे दिया, केस स्टडी मैंने करवाया और फिर ऑब्जर्वेशन भी मैंने करवाया। अब देखो कौन कौन सी जो है करेक्टरिस्टिक्स मैच हो रही है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, कर लोगे आप। देखिए सबसे पहले फील्ड ऑब्जर्वेशन देखते हैं। देखो मैंने फील्ड ऑब्जर्वेशन बता देती हूँ, पहले ऑब्जर्वेशन हमें पता है, ठीक है। फील्ड ऑब्जर्वेशन होती है जब आप ऑन द ग्राउंड ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, किसी नेचुरल सेटिंग में आप कैसे फिनोमेना को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसके साथ जाएगा फोर्थ, स्टडीज़ अ फिनोमेना इन नेचुरल सेटिंग, ठीक है। जब आप ग्राउंड पर जाकर किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हो, जो भी आप करते हो, ठीक है। या फिर मान लो कोई किसी उसमें जाके मतलब ग्राउंड में जाके आप प्लेयर्स का खेलने का बिहेवियर आप मान लो आप ऑब्जर्व करना चाहते हो, तो वो भी इसके अंदर आ सकता है, वो नेचुरल सेटिंग में होगा ऑफ कोर्स। उसके बाद देखिए फोकस ग्रुप क्या होता है। फोकस ग्रुप मैंने बताया कि 5-6 जने जो है बैठते हैं और एक मीडिएटर होता है, उनको एक टॉपिक देते हैं और उस पर अपनी अपनी राय देते हैं, ठीक है। ये कोई इंटरव्यू नहीं होता, ये मैंने आपको करा दिया। अब मैं इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको बताती हूँ। जब भी कोई कंपनी मान लो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है या फिर कोई गवर्नमेंट नई पॉलिसी लेके आ रही है, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ लोगों को या एक्सपर्ट लोगों को, ठीक है, एक पैनल बना देते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसके पॉजिटिव साइड्स क्या हैं, इसके नेगेटिव साइड्स क्या हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू हमें क्या पता चलता है कि एक चीज़ के क्या प्रोज है, क्या कौन से हैं, ठीक है। वो एक काइंड ऑफ प्रिलिमिनरी रिसर्च हो जाता है जिससे हमें जो है उस प्रोडक्ट के बारे में, उस पॉलिसी के बारे में पहले ही थोड़ा बहुत पता लग जाता है, ठीक है। तो फोकस ग्रुप के थ्रू क्या करते हैं हम, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन जो है वो अ, पता कर सकते हैं किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट की, ठीक है। तो अभी ऑप्शन देखो, ए का फोर्थ और बी का थर्ड बन रहा, वो है हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन, ठीक है। आंसर यही है। अभी यहाँ पे कैच है, यहाँ देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हम ऑप्शन के थ्रू देखो, केस स्टडी का आंसर आ रहा है, नहीं सी, केस स्टडी का आंसर आ रहा है यहाँ पे, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मेनी डाटा सोर्स। मैंने केस स्टडी आपको पढ़ाया। केस स्टडी क्या होता है, जब आप एक इंसान को, एक फैमिली को, एक पर्टिकुलर ग्रुप को स्टडी कर रहे हो, ठीक है, इन डिटेल में,
वो आपकी केस स्टडी होती है। बट यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, फ्रॉम मैनी डाटा सोर्स, ये केस स्टडी के साथ नहीं जाएगा, केस स्टडी के साथ जाएगा ये सेकंड वाला। ठीक है, कि हम डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं फ्रॉम अ स्मॉल नॉन रैंडम सैंपल। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये गलत है, सी का यहाँ पे 1 आएगा, और जो डी हाँ, सी का सेकंड आएगा और डी का 1 आएगा। ठीक है, ये जो इंटेंसिव इंटरव्यूइंग होती है यहाँ पे आएगा कि आप बहुत सारे डाटा सोर्स से मान लो इंटरव्यू ले रहे हो। ठीक है, इंटेंसिव इंटरव्यू का मतलब क्या होगा कि बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू लेकर अपना डाटा कलेक्शन कर रहे हो, तो वो आपका इसमें आ जाएगा। तो आंसर ये है, बट ये ध्यान रखना कि ये ऑप्शंस नहीं होंगे, ये वाले होंगे। ठीक है, 19th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है एथनोग्राफिक रिसर्च पर। मैंने करवाई है एथनोग्राफिक रिसर्च, जहाँ पे हम जो है किसी कल्चर की स्टडी करते हैं। ठीक है, और वो कल्चर कैसा भी कल्चर हो सकता है, कंपनी का कल्चर, स्कूल का कल्चर, या फिर जो जैसे हमारे कल्चर होता है किसी के फेस्टिवल का कल्चर, रिलीजन का कल्चर। ठीक है, सब कुछ। तो देखिए क्वेश्चन में ओवर्ट, और पहले मैं आपको एथनोग्राफिक रिसर्च थोड़ा सा बताती हूँ, और ये जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए ये ओवर्ट है एक्चुअली, ओवर्ट और कोवर्ट, ये आपको अच्छे से बताती हूँ, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो एथनोग्राफिक रिसर्च आपको समझ में आ गई। ठीक है, जहाँ पे हम कल्चर की स्टडी करते हैं, मोस्टली जो है इसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, उनका ही काम होता है ये। अब हमने यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ी, कोवर्ट और ओवर्ट। ठीक है, वैसे ओवर्ट आपको पता है मीनिंग क्या होता है, कि ओपन, जो सबको दिखाई देता है। कोवर्ट होता है जो अंदर होता है, जो किसी को दिखाई नहीं देता, मतलब वो कवर्ड होता है। ठीक है, जैसे आपका बिहेवियर सबको दिख जाएगा, बट आपकी थॉट्स क्या है वो किसी को नहीं दिखेगी, तो आपकी थॉट्स कोवर्ट हो जाती हैं। ठीक है, अभी अगर हम इसका एथनोग्राफिक रिसर्च में मतलब समझे, तो पहले कोवर्ट देखते हैं। मान लो कोई रिसर्चर किसी के कल्चर को स्टडी करना चाहता है, बट वो ये नहीं बता रहा कि वो उनको स्टडी कर रहा है, मतलब चुपचाप छुपके से कर रहा है, विच इज़ काइंड ऑफ अनएथिकल। ठीक है, आपके कल्चर को स्टडी किया जा रहा है बट आपको ही बताया नहीं जा रहा, तो वो चीज़ गलत है। वो आती है आपकी कोवर्ट एथनोग्राफिक रिसर्च में। अगर हम दूसरी साइड देखें कोवर्ट रिसर्च, ओवर्ट रिसर्च को, वो क्या होती है कि आपके कल्चर को स्टडी किया जा रहा है और आपको पता है कि आपको स्टडी किया जा रहा है, तो वो होती है आपकी ओवर्ट रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च। ठीक है, अभी ये समझ में आ गया, मतलब इसमें जो है कोवर्ट में आपकी परमिशन भी नहीं ली जा रही, आपको बस चुपचाप स्टडी किया जा रहा है। ओवर्ट में आपसे पहले पूछा जा रहा है, फिर आपको स्टडी किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? अभी ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की, अभी बहुत इजी हो गया होगा आपके लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है, गेनिंग एक्सेस टू पब्लिक और सोशल सेटिंग इन एन इम्पॉर्टेंट इशू इन एथनोग्राफिक रिसर्च। वेरी ट्रू, एथनोग्राफिक रिसर्च में आप कल्चर की स्टडी कर रहे हो। ठीक है, लोगों की राय पूछना, कि मतलब उनकी पूछना, उनकी परमिशन लेना कि क्या हम आपके स्टडी कल्चर को स्टडी कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो हाँ ये इंपॉर्टेंट इशू, कई बार कोई लोग जो है नहीं परमिशन देते कि आप हमारे कल्चर को स्टडी करो। ठीक है, जैसे ट्राइबल एरियाज हो गए, वो नहीं किसी को इन्फॉर्मेशन देना चाहते। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। अभी दूसरी है, देर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन, ये ओवन ही ओवर्ट है, और कोवर्ट एथनोग्राफी इन टर्म्स ऑफ एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन। मैंने अभी इनके बीच का डिफरेंस क्लियर किया कि ओवर्ट में जो है आपको परमिशन दी जाती है, जिनको स्टडी करने वाले होते हो आप, उनको पता होता है कि उनकी स्टडी हो रही है। ठीक है, तो क्यों नहीं होता उनके बीच में डिफरेंस, डिफरेंस तो क्लियर डिफरेंस है ना ओवर्ट और कोवर्ट में। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू और सेकंड स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो जाती है, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो मैंने 16th क्वेश्चन छोड़ा था, अभी हम वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो, और मतलब जितना आपको पता है ना, उस नॉलेज से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करो। ठीक है, ऐसे नए नए क्वेश्चन हर साल आएंगे, बट जो एक जनरल नॉलेज होती है ना, कॉमन सेंस होती है, उसके साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा, विजुअल एथनोग्राफी एज अ रीसेंट ब्रांच ऑफ रिसर्च इज डिपेंडेंट अपॉन द फोटो एलिसिटेशन टू द लार्जर एक्सटेंट। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रही है, द विजुअल रिसर्च हैज़ नॉट हेल्प इन एम्पावरिंग द मार्जिनलाइज्ड पीपल। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट बोल रही है। अब पहले आपको मैं थोड़ा सा विजुअल एथनोग्राफी बताती हूँ। लेट्स सी फर्स्ट दैट। ठीक है, ये हो गया आपकी विजुअल एथनोग्राफी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा होगा। अब मैं इसका आपको एग्जांपल बताती हूँ। विजुअल एथनोग्राफी मैंने कैसे समझा, मैं वैसे ही आपको बताऊंगी। मान लो आपको किसी कल्चर की
या फिर किसी सोसाइटी की या फिर बहुत हिस्ट्री की आपको कोई फ़ोटो दिखाई जा रही है और उसके थ्रू आप किसी के कल्चर को समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। मान लो अगर हम बिल्कुल ही पुरानी सदी की किसी की बात करें, वहाँ पे मान लो आपको एक पिक्चर मिली है, कोई पेंटिंग मिली है, वहाँ पे राजा को बहुत अच्छी पोजीशन पे दिखा रखा है बट प्रजा थोड़ी नीचे बैठी है या फिर कुछ अलग तरीके से दिखा रखा है। तो आप क्या वहाँ के कल्चर को नहीं समझ सकते कि वहाँ पे प्रजा को कैसे रखा जा रहा है, ठीक है। इसे ऐसे समझो, ठीक है। अभी विजुअल एथनोग्राफी मैंने बता दिया, तो इसमें हम जो है यूज़ करते हैं फ़ोटोज़ का और भी बहुत सारी चीज़ें जो इमेजेस की फॉर्म में होती हैं एक्चुअली, ठीक है। अब देखो फ़ोटो एलिसिटेशन क्या होता है, इसमें आप फ़ोटोग्राफ्स का यूज़ करते हो, ठीक है, जो रिसर्चर यूज़ करता है कल्चर को स्टडी करने के लिए, ठीक है। अभी दोबारा फिर से क्वेश्चन देखो, अब आपको बेसिक बेसिक पता है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करो। आई होप आपने सॉल्व किया होगा। अब देखो, ये तो हमने देख लिया, ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये तो हमारी ठीक है कि विजुअल एथनोग्राफी जो है फोटो एलिसिटेशन मेथड का यूज़ करती है, मतलब फोटोग्राफ्स का, इमेजेस का, ठीक है। ये तो होगी आपकी सही। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है ये प्योर फैक्ट है कि विजुअल रिसर्च ने बहुत ज़्यादा हेल्प हैज़ नॉट हेल्प्ड इन एम्पावरिंग द मार्जिनलाइज पीपल। मार्जिनलाइज पीपल आप समझते हो, जिनको थोड़ा साइड लाइन करके रखते हैं, या बहुत सारे क्राइटेरियाज पे अगर कोई इकोनॉमिकली वीक हो उसको भी मार्जिनाइज बोला जाता है। कई बार लोग जो जियोग्राफिकली हमसे अलग रहते हैं उनको भी मार्जिनलाइज्ड बोला जाता है, मतलब जो थोड़े से मेन स्ट्रीम सोसाइटी से साइडलाइन होते हैं उनको हम मार्जिनलाइज्ड पीपल बोलते हैं। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि विजुअल रिसर्च ने कोई हेल्प नहीं की है ऐसे मार्जिनलाइज्ड पीपल को एम्पावर करने के लिए। अब हमें क्या पता, अब ना तो आप इस काम के लिए बैठोगे हम पूरी विजुअल रिसर्च पढ़े कि क्या होती है, ठीक है, और फिर ये देखें कि उसने किस किस पर्टिकुलर ग्रुप्स की हेल्प की है। तो ये फैक्ट है, ये याद कर लेना कि हाँ, विजुअल रिसर्च ने मार्जिनाइज पीपल की हेल्प की है। और जो ये स्टेटमेंट लिखी है नेगेटिव है तो ये हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ये गलत है। इसलिए आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट वो ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, ठीक है। ये था, ये फैक्ट है, प्योर एंड प्योर फैक्ट। ध्यान रखना बस थोड़ा सा, क्योंकि अब हम इसको डीप में जाके नहीं कर सकते ना। क्वेश्चन है सर्वे रिसर्च पर, और पूछा गया एडवांटेजेस ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस इन सर्वे रिसर्च, ठीक है। तो क्वेश्चंस दो टाइप के होते हैं, पहले ये बता देती हूँ। एक होते हैं ओपन एंडेड, एक होते हैं क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड वो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आप कुछ मर्जी आप जो है रिस्पॉन्स कर सकते हो, ठीक है। आपके हाथ में आपको कोई ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे कि आपको क्या लिखना है, ठीक है। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जहाँ पे आपको सर्टेन ऑप्शंस दिए जाएंगे, वहाँ से आपको अपना रिस्पॉन्स सिलेक्ट करना है। जैसे आपका ये नेट का एग्ज़ाम ही है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए जाते हैं ना, तो आपको उन्हीं में से सिलेक्ट करना होता है। वो होते हैं आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। और जैसे आपके जो मास्टर्स के पेपर होते हैं वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पे आपका जो मैंने वो लिखोगे, आपको कुछ पर्टिकुलरली सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। देखिए यहाँ पे पहली स्टेटमेंट बोल रही है रिस्पोंडेंट्स कैन आंसर इन देयर ओन टर्म्स। ये तो ओपन एंडेड क्वेश्चन की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे हम अपने तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो हमें ये सही लगता है, ठीक है। वी कैन आंसर इन आवर ओन टर्म्स, ठीक है, ये तो करेक्ट हो जाता है। सेकेंड बोला दे कैन बी क्विकली एडमिनिस्टर्ड बाय द इंटरव्यूअर्स। ये गलत है। क्यों गलत है, देखो, जो आपके ये होते हैं, जैसे नेट का एग्ज़ाम है, वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, हमें पता होता है कि इनमें से एक सही है, ठीक है। तो उनको चेक करना थोड़ा ज़्यादा ईज़ी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जैसे आपके मास्टर्स के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे आप अपने तरीके से आंसर्स लिखते हो, ठीक है। सबके यूनिक आंसर्स होते हैं, तो उनमें से सही और गलत निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो इसकी कोई एडवांटेज नहीं है, बल्कि डिसएडवांटेज है कि बहुत मुश्किल हो जाता है आंसर्स को करेक्ट और इनकरेक्ट करना। थर्ड ये बोल रहा है कि दे अलाउ अनयूजुअल रिस्पॉन्सेज टू बी डिराइव्ड। वेरी ट्रू। देखो, अभी मास्टर्स के आपके एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, आप अपनी मर्ज़ी से उसको सॉल्व करते हो, जो भी लिखते हो, ठीक है। तो इसके थ्रू हमें जो है डिफरेंट तरीके के थॉट पैटर्न्स मिल सकते हैं, ठीक है। सब अलग तरीके से सोचते हैं, सबका अपना एक अलग तरीका है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस के थ्रू जो हमें यूनिक आंसर्स मिलते हैं, ठीक है, तो हमें थोड़े अनयूजुअल रिस्पॉन्सेज भी मिलते हैं, ठीक है। तो ए और सी इसका जो है आंसर करेक्ट हो जाता है। और ये आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना। और अब इन टोटल हमने जो है 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, और बाकी के क्वेश्चंस जो है 1-2 कॉन्सेप्ट और करके हम करेंगे। तो आई होप you like the video, and thank you so much for watching this video. Bye bye.